हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सी ए भरत सिंह। आज अपन डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था सर? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ टैक्स कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था सर टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो उसी पर्सन पे इंपोज होता है और पेमेंट भी उसी पर्सन को करना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो पेमेंट कोई और पर्सन करेगा और इंपोज किसी और पर्सन पे होता है, मतलब दोनों पर्सन डिफरेंट होते हैं, उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या था सर? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था अपना इनकम टैक्स, और एक कौन सा था? वेल्थ टैक्स, जो अब हट चुका है। तो अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? मेनली एक ही है अपने पास, वो है इनकम टैक्स। तो अब अपन को इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए, अभी अपन को इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए अपन को कौन कौन से सोर्स का ध्यान होना चाहिए, कौन कौन से एक्ट का ध्यान होना चाहिए, कौन कौन से रूल्स का ध्यान होना चाहिए और कौन कौन सी कोर्ट रूलिंग का ध्यान होना चाहिए, वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स के लॉ के सोर्स है, वो है तीन सोर्स है अपने: प्राइमरी लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड कोर्ट रूलिंग। अपन को ये तीन चीजें पढ़नी है सर। कौन कौन सी? प्राइमरी लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड कोर्ट रूलिंग। ये तीन चीजें अपने को डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, प्राइमरी लेजिस्लेशन में क्या है? दिस इंक्लूड द लेजिस्लेशन इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, दैट इज। अब इसमें अपन को तीन एक्ट पढ़ने हैं सर। कौन कौन से तीन एक्ट है? एक तो है अपना इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, एक तो है अपना इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा है अपना एनुअल फाइनेंस एक्ट और तीसरा है अपना अमेंडमेंट एक्ट। ये तीन एक्ट अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट क्या है सर? ये इनकम टैक्स लॉ के जो मेन प्रोविजन है वो इस एक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है: द इनकम टैक्स एक्ट 1961 is the main source of the provision. As per the section 1 of this act is applicable to whole India. It is effective from 1st April 1962। ये कब हुआ था? 1962 में एप्लीकेबल हुआ था। एक्ट कौन सा है? 61। एप्लीकेबल कब हुआ था? 62 में। कहां पे? पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दिस एक्ट डिवाइड इनटू अ 23 चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर है सर? 23 चैप्टर है। ठीक है, कवरिंग द सेक्शन फ्रॉम 1 to 98। ठीक है, कितनी सेक्शन है इसमें? 1 to 98। बिसाइड इट हैज अ 14 शेड्यूल, और इसमें 14 आपके शेड्यूल भी है। तो सर इनकम टैक्स लॉ का मेन प्रोविजन का सोर्स कौन सा है सर? इनकम टैक्स एक्ट। अब आता है दूसरा, एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है सर, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है? ठीक है, एनुअल फाइनेंस एक्ट की जरूरत अपने को क्यों पड़ी सर? एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है? ये किस लिए आया सर? एनुअल फाइनेंस एक्ट ये इनकम, इसमें डिस्क्राइब होती है इनकम टैक्स की रेट्स, तथा अगर और कुछ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं सर? अपन एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू करते हैं। सर एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हर साल आता है, बिल्कुल ये हर साल आता है सर। ये पार्लियामेंट में जब बजट, अपना यूनियन बजट पास होता है तो उसमें एक बिल होता है, फाइनेंस बिल। जब ये फाइनेंस बिल दोनों पार्लियामेंट में पास हो जाता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है? ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर इसमें इनकम टैक्स की रेट डिस्क्राइब होती है, और दूसरा अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1968 में कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो वो अमेंडमेंट किसके थ्रू होंगे सर? एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि सर एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है। एवरी ईयर द पार्लियामेंट पासेज अ यूनियन बजट। हर साल अपने फेब में आपको पता है कि पार्लियामेंट में यूनियन बजट पास होता है। वन पार्ट ऑफ द यूनियन बजट इज अ फाइनेंस बिल। उस यूनियन बजट का एक पार्ट है कौन? क्या? फाइनेंस बिल। द फाइनेंस बिल कंटेन द प्रपोजल रिलेटिंग टू द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द वेरियस पर्पज ऑफ इन इनकम टैक्स। ठीक है, उसमें क्या होती है सर? इनकम टैक्स की रेट बता रखी होती है। और दूसरा, अमेंडमेंट टू बी मेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैंने अभी बताया दो चीज होती है अपने एनुअल फाइनेंस एक्ट में सर। कौन कौन सी? एक तो सर टैक्स रेट, और दूसरा कौन सा है सर? दूसरी है अगर कोई भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो किसके थ्रू होगा सर? वो अपने एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगा। व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये पास हो जाता है, एंड साइन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट बिकम अ फाइनेंस एक्ट। जब आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर लेता है तब वो बिल क्या बन जाता है सर? वो बिल फिर अपना बन जाता है फाइनेंस एक्ट।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद थर्ड आता है अपने प्राइमरी में ही अमेंडमेंट एक्ट। सर ये कहाँ जरूरी है, अमेंडमेंट एक्ट कहाँ पे जरूरी है सर? अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है? सपोज फाइनेंस बिल अपन को पता है कि बजट हर साल में एक बार आता है। अब दो फाइनेंस एक्ट के बीच में, दो एनुअल फाइनेंस एक्ट के बीच में अगर गवर्नमेंट को कोई चेंजेस करने हैं, 2 ईयर के बीच में अगर गवर्नमेंट को कोई भी चेंजेस करने हैं, तो अब क्या क्या वेट करें क्या अगले बजट तक का? नहीं सर, उसके बीच में भी अपन क्या करते हैं, अपन कुछ टैक्स रेट को इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। और वो किसके थ्रू होगा सर? वो होगा अपने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वो कैसे होगा? अपना अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखो पढ़ते हैं अपन। नॉर्मली द अमेंडमेंट in the income tax act 1960 are made through annual finance act, but if there arise necessary to make amendment in between two finance act, अगर दो फाइनेंस एक्ट्स के बीच में अगर कोई चेंजेस करना है तो अपन क्या लाते हैं सर? उसके लिए अपन को अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट पास अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट एक्ट वो पास करती है। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ा सर? ये पढ़ा अपन ने प्राइमरी लेजिस्लेशन। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन सर? अपन पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ के सोर्स क्या है सर? इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए अपन को कौन कौन से सोर्स को ध्यान में रखना है? अब दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है अपना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर इनकम टैक्स किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बिल्कुल सर। उसकी रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इसको मैनेज करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया है, एक स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट कर दी है, जिसको कहते हैं सीबीडीटी। जिसको क्या कहते हैं? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसको अपन ने पावर डेलीगेट कर दी है कि आप क्या करो, इस इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर जो भी नेसेसरी है वो रूल्स बनाओ, कोई सर्कुलर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन आप सीबीडीटी दे सकता है। और जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो वो भी कौन करेगी? वो सीबीडीटी ही करेगी। मतलब ये कहना चाहता है कि इनकम टैक्स को मैनेज कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है, उसका नाम क्या है? सीबीडीटी। ठीक है, अब सीबीडीटी क्या काम कर सकती है? सीबीडीटी जब भी उनको जरूरत हो वो क्या कर सकती है? रूल्स बना सकती है, कोई नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है, कोई सर्कुलर इश्यू कर सकती है, कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन वो इश्यू कर सकती है। तो सीबीडीटी ने क्या इश्यू किए? सीबीडीटी ने इश्यू किए इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर ये पावर किस में दे रखा है सीबीडीटी को? सर ये पावर दे रखा है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 में। किसको ऑर्डर दे रखा है सर? ये सीबीडीटी को पावर दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम अगर आपको जो भी जरूरत हो आप वो रूल्स फ्रेम कर सकते हो। सेक्शन 295 empowered the CBDT to make rules for the proper implementation of the act। इस एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो जरूरत हो वो आप क्या कर सकते हो? रूल्स बना सकते हो। दीज रूल्स आर द फर्स्ट मेड इन 1962। सबसे पहले रूल्स कब बने थे सर? सर सबसे पहले रूल बने थे 1962 में, विच आर नोन एज इनकम टैक्स रूल 1960। और उसको क्या कहते हैं अपन? इनकम टैक्स रूल्स कहते हैं 1960। सब्सिक्वेंटली द वेरियस रूल्स हैज बीन फ्रेम, अपडेट एंड उसके बाद बहुत से नए रूल्स भी बने, कुछ हटाए भी गए और कुछ में अपडेशन या अमेंडमेंट भी किया गया। और सीबीडीटी दूसरा क्या कर सकती है सर? सर सीबीडीटी दूसरा क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एक्सेट्रा भी इश्यू कर सकती है। ठीक है, जब भी उसको हर साल अगर किसी जरूरत है तो वो ये चीज भी कर सकती है। मैनी सेक्शन, फॉर एग्जांपल सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट empowered the CBDT to issue notification, circular, order, instruction, direction to the income tax authority for the purpose of administration of इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर सीबीडीटी को लगता है कि हमें ये नोटिफिकेशन इश्यू करना है, ये सर्कुलर इश्यू करना है, ये ऑर्डर इश्यू करना है, तो वो कर सकती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब थर्ड क्या है सर? थर्ड है जो अपन को ध्यान में रखना है वो है अपनी कोर्ट रूलिंग। ठीक है, इंडिया में 3 टाइप के कोर्ट है। कौन कौन से सर? सुप्रीम कोर्ट, सेकंड सर हाई कोर्ट और थर्ड ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखो कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, सिर्फ लॉ जो बना है उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, जो लॉ बना है उसको इंटरप्रेट करना है, ये काम है अपने किसका? अपने कोर्ट का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सर ये लॉ तो नहीं बनाता है, ठीक है, लॉ नहीं बनाता तो इसका काम क्या है? सर ऐसे कोई भी
आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जिसमें लैंग्वेज को लेके या फिर लॉ को लेके कुछ इंटरप्रिटेशन को लेके प्रॉब्लम है, तो हम उसके रिगार्डिंग कहाँ जाते हैं? कोर्ट। और कोर्ट के जो भी उसके अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर आया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो भी ऑर्डर आया है वो ऑर्डर सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अपन को पता है कि सर एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है ट्रिब्यूनल। सर सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई डिसीजन दिया है तो सर वो कहाँ पे बाइंडिंग होगा? सर वो बाइंडिंग होगा थ्रू आउट द इंडिया, वो पूरे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो तो अपना मेन है, तो वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? सर अगर उसने कोई डिसीजन दिया है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग तो वो एप्लीकेबल कहाँ होगा? सर वो थ्रू आउट इंडिया। द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट जैसे राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, अगर इसका कोई डिसीजन राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? सर वो राजस्थान के जुरिडिक्शन में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वो राजस्थान, अगर आप कहोगे सर गुजरात में, नहीं सर, वो गुजरात में कौन सा, अगर गुजरात हाई कोर्ट का है तो वो कहाँ पर बाइंडिंग है उसकी? वो सिर्फ बाइंडिंग कहाँ पे? अपने गुजरात में। और अगर ट्रिब्यूनल, तो जहां पे ट्रिब्यूनल ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है तो वो कहां तक वो वैलिड रहेगा या फिर कहां पर उसकी बाइंडिंग रहेगी? जहां पे उसका उस ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन है, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। कौन कौन सी पढ़ाई मैं वापस रिवाइज करते एक बार, ठीक है। सर एक तो आपने कहा कि सर इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए अपन को तीन सोर्स है। कौन कौन से? सर प्राइमरी लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और कोड, ठीक है। प्राइमरी लेजिस्लेशन में तीन मैंने पढ़ा दिया, इनकम टैक्स एक्ट होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है और अमेंडमेंट एक्ट होता है। सेकंड क्या था? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें क्या था कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी, कौन सी? सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी का काम क्या था कि वो टाइम टू टाइम कोई भी रूल्स बना सकती है, नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है, कोई ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो वो, और थर्ड कौन सी? सर थर्ड है अपनी कोर्ट रूलिंग, ठीक है, कि कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर इनकी कोई इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी जजमेंट आता है तो वो कहां तक बाइंडिंग होगा? तो सर ये जजमेंट उनके जुरिडिक्शन तक एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं सर टैक्स का, ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स है क्या, ठीक है। ये अपन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ गया हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है। क्या? सर इनकम टैक्स मैंने पहले ही बता दिया था कि सर इनकम टैक्स जो है उसका मतलब क्या है? सर टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, टैक्स ऑन इनकम। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर इनकम का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है, मैं अपन डिस्कस करेंगे सर इनकम का क्या मतलब। दूसरा ये कि सर टैक्स पे कौन करेगा? किस अपन ने, मैंने मीनिंग जब आपको पढ़ाया था इनकम टैक्स में, तब उसमें मैंने कहा था कि टैक्स इज मॉनेटरी बर्डन लेविड बाय अ गवर्नमेंट अपॉन अ पर्सन। मैंने आपको बोला था पर्सन पे लेवी होता है, तो सर पर्सन कौन कौन है उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। और अब प्रॉब्लम ये आई कि सर टैक्स कलेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कैसे करेगी? मंथली करेगी, क्वार्टरली करेगी, हाफ ईयरली करेगी या एनुअली? तो सर इनकम टैक्स में एनुअली कंसेप्ट है, ठीक है। पूरे साल में आपने जितना पैसा कमाया उस पर आपको टैक्स देना है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि सर इनकम क्या है। देखो इनकम की डेफिनेशन किस में दे रखी है? सर इनकम की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? सर यहाँ पे आपको इनकम की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। लेकिन मैं इनकम की डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं पढ़ा, ठीक है। अपन सिर्फ ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में कितने हेड में क्लासीफाई किया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, ठीक है। मैं क्या लिखा हूँ? इनकम इज क्लासीफाई इन द 5 हेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को 5 हेड में क्लासीफाई किया। सर कौन कौन सी? सर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब अगर कोई किसी पर्सन को कहीं जॉब कर रहा है और उसके एम्प्लॉयर से जो इनकम, जो सैलरी मिल रही है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? सर वो टैक्सेबल होगी आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में। सर सेकंड क्या था? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है सर? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इससे कौन सी इनकम होगी? सपोज किसी पर्सन के पास हाउस प्रॉपर्टी है और वो उसका ओनर है। सर इन सब हेड की चार्जिंग सेक्शन दे रखी है, ठीक है, कि कौन सी इनकम किस हेड में आएगी उसकी चार्जिंग सेक्शन अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? अगर किसी पर्सन के पास हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको वो रेंट पे देता है, ठीक है, और रेंट पे देता है, उससे जो किराया आ रहा है तो वो किराया किस हेड में टैक्सेबल होगा? सर वो किराया अपने टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर थर्ड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड हेड कौन सा अपना? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशन कर रहा है, प्रोफेशन जैसे सीए, डॉक्टर, ठीक है,
लॉयर, ठीक है। अगर प्रोफेशन कर रहा है और उससे कोई इनकम हो रही है तो वो उसके किस हेड में टैक्सेबल होगी सर? वो उसके टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट्स है और आप उस कैपिटल असेट्स को सेल करते हो और उस सेल करने से जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा सर? वो आपके कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे मेरे पास कोई शेयर्स है, ठीक है, मैंने उस शेयर्स को 100 रुपए में खरीदा था और उसको मैंने 200 रुपए में सेल कर दिया, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज। तो जो 100 रुपीज प्रॉफिट है वो कौन सी इनकम है सर? वो मेरे कैपिटल गेन है, क्योंकि मेरे पास वो शेयर्स क्या है? मेरी कैपिटल असेट्स थी। और उसके बाद जो मिसलेनियस दूसरी इनकम है वो किस में आएगी? अपने कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये अपना रेजिडुअल हेड है जो इन चार हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। वो किस हेड में टैक्सेबल होगी सर? वो टैक्सेबल होगी आपके अदर सोर्स में। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सर इनकम क्या है? इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम को किसने हेड में क्लासिफाई किया है सर? इनकम को अपन ने 5 हेड में क्लासिफाई किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड में अपन ने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है। उसके बाद अब आता है कि पर्सन कौन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन किस में दे रखी है सर? पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है अपने 2 सबसेक्शन 37। देखो कंपटीशन एग्जाम में कुछ ऐसा होता है कि सेक्शन डायरेक्ट आपको पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ठीक है। पर्सन में कौन आता है सर? पर्सन में मैंने उस टाइम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पर्सन में नेचुरल पर्सन ही आता है या आर्टिफिशियल पर्सन ही आता है सर? पर्सन में नेचुरल भी और आर्टिफिशियल। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है सर? पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल मतलब अपन, ह्यूमन बीइंग जिनको अपन कहते हैं वो क्या है? इंडिविजुअल। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। थर्ड कंपनी, ठीक है। फोर्थ फर्म, ठीक है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म भी हो गई और LLP भी हो गई। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सबका एसोसिएशन, इंडिविजुअल प्लस HUF, इंडिविजुअल प्लस कंपनी, इनको क्या कहेंगे अपन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर आता है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी जो मिलके काम करते हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई है, ठीक है, मिलके काम करते हैं जैसे जॉइंट वेंचर, ठीक है, तो वो कौन सा है सर? वो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और थर्ड कौन से है सर? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जो इन 6 में नहीं आते वो कौन से है अपने? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे गॉड हो गया, ठीक है, जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, वो किस में है? वो सर अपने है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो अपन ने 2 चीजें पढ़ ली सर, क्या? इनकम को कितने हेड में क्लासिफाई किया गया सर? इनकम को 5 हेड में आपने क्लासिफाई किया था। उसके बाद आपने कहा कि पर्सन, तो पर्सन कौन कौन से हैं जिनको टैक्स देने के लिए लायबल है? तो पर्सन की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है कि इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि सर टैक्स कैसे पे करना है? पहले इनकम अर्न करनी है उसके बाद पे करना है या अर्न करने से पहले ही पे करना है? तो सर इनकम टैक्स एक्ट में कहा है कि आपको टैक्स एनुअली पे करना है और जब इनकम आपने अर्न कर ली उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में मैंने ये तो बता दिया कि सर टैक्स आपको एनुअली पे करना पड़ता है। अब कैसे? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा है कि आपको टैक्स कौन से? फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर को अपन प्रीवियस ईयर भी कहेंगे, अभी मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है सर? सर 1 अप्रैल, जैसे अभी अपन कौन सा पढ़ेंगे सर? अभी अपन पढ़ रहे हैं 2021 31 अपन ये फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो कब आया था सर? Feb 20 में जो आया था वो वाला अपन फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे। मतलब ये जो फाइनेंस एक्ट है, मतलब जो इनकम आपने किस ईयर में कमाई है सर? 20-21 में आपने जो इनकम कमाई है, जो इनकम आपने कब अर्न की है? 20-21 में। उसका टैक्स कब देना है? उसका टैक्स देना है अपने को 21-22 में। तो सर 2 कंसेप्ट है सर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सर प्रीवियस ईयर क्या है? वो ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर मतलब जस्ट असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जिस ईयर में इनकम अर्न की उसके आगे वाले ईयर को अपन क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर, ठीक है। देखो यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है
बिल्कुल, असेसमेंट ईयर की जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, जबकि प्रीवियस ईयर जरूरी है कि हमेशा 12 मंथ का ही हो? नहीं सर, अगर मैंने बिजनेस ही अक्टूबर में स्टार्ट किया है तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर कहाँ से होगा? जब मैंने बिजनेस कमेंस किया, या फिर अगर मेरी कोई इनकम का सोर्स ही नवंबर से स्टार्ट हुआ है तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? नवंबर से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब अपन ने ये पढ़ लिया कि सर प्रीवियस ईयर में अपन इनकम अर्न करते हैं और उसका टैक्स कब देते हैं? अगले ईयर में। उसका जो भी इनकम अपन ने अर्न की है उसका असेसमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। तो अब अपन कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं? सर अपन पढ़ रहे हैं 2021, मतलब अपन फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट जो फेब में आया है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 2020। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं कि सर इनकम कैसे, मेरे को क्या इनिशियली पेमेंट करना पड़ेगा? अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए है तो क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, चलो अपन पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन है, सपोज कोई इंडिविजुअल है या कुछ एचयूएफ है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है? ठीक है, तो सर अपन ने पढ़ा कि इनकम 5 हेड से होती है, हाउस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ठीक है, ये अपन ने 5 चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, क्या एक पर्सन को इन 5 हेड से इनकम हो सकती है? बिल्कुल सर, मेरे को सैलरी से भी इनकम है, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, उससे भी मेरे को इनकम हो रही है सर। उसके बाद मेरे को, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशन भी कर रहा हूँ, मैं सीए हूँ और मैं प्रोफेशन भी कर रहा हूँ, मुझे उससे भी इनकम हो रही है। बिल्कुल, मेरे पास कोई कैपिटल असेट है, मैंने उसको सेल कर दिया, उससे गेन हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। और मेरे पास अदर सोर्स की भी इनकम हो सकती है, जैसे कि अदर सोर्स में गिफ्ट वगैरह, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन एक बार कंप्यूटेशन पढ़ते हैं कि सर आप अभी जो कह रहे हो कि कैसे इनकम अपन कैसे उसको कंप्यूट करेंगे, तो अपन अभी डिस्कस करते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का कंप्यूटेशन। ठीक है, तो सर उसमें क्या आएगा? सर उसमें सबसे पहले आएगी अपनी कि आपको इनकम कहाँ कहाँ से, तो मैंने कहा है इनकम को 5 हेड में अपने क्लासीफाई किया। इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद सर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसके बाद आता है अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब अपन इस 5 हेड की इनकम को ऐड करते हैं, जब अपन इन 5 हेड की इनकम को ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? ये ध्यान रखना, ठीक है, उसको कहते हैं सर 5 हेड की जब इनकम को अपन ग्रॉस टोटल इनकम, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या हुआ, आगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ डिडक्शन दिया है, सर्टेन डिडक्शन दिए कि अगर आप इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो हम आपकी टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है उसको हम आप कम कर देंगे। ठीक है, तो वो डिडक्शन कुछ गवर्नमेंट ने अपने को दिए। ठीक है, कौन सा डिडक्शन? से जो डिडक्शन दे रखे अपने चैप्टर 6, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कुछ डिडक्शन दे रखे हैं। वो डिडक्शन क्या कर लो आप, ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर दो। ठीक है, ये मतलब ये आपके टैक्स के बर्डन को कम कर रहा है। मतलब मेरी अगर 5 लाख इनकम है, मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 लाख। और मेरे को टैक्स कितने पे देना है? 4 लाख पे। मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना है। सर इसको क्या वर्ड कहते हैं सर, जब अपन डिडक्शन लेस कर लेते हैं तो? सर इसको कहते हैं टोटल इनकम। सर इसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम। 5 हेड को जब अपन ने ऐड कर लिया, उसके बाद इसको क्या कहते हैं? अपने टोटल इनकम। उसके बाद अपन टोटल इनकम पे क्या चार्ज होता है सर? उसके बाद सबसे पहले अपन चार्ज करेंगे इनकम टैक्स। ये किस पे लगता है सर? ऑन टोटल
इनकम, ये सर टोटल इनकम पे लगेगा, ठीक है, ये किस पे लगेगा, आपके टोटल इनकम पे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया अपना इनकम टैक्स। उसके बाद आपको एक रिबेट पढ़ेंगे अपन, लेस रिबेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 87 ए की अपन रिबेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसको मिलेगी बाद में अपन डिस्कस करेंगे रिबेट। ये रिबेट किस में से लेस करनी है सर, ये रिबेट लेस करनी है अपने को इनकम टैक्स जो अपन ने कंप्यूट किया। इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर, रिबेट। उसके बाद सर उसके बाद आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सर सरचार्ज किसको पे करना है डिस्कस करेंगे। भाई ये समझ लो कि सरचार्ज जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है उनको पे करना होता है सरचार्ज, ठीक है। ये आ गए। उसके बाद आपको पता ही है एजुकेशन सेस कितना परसेंट सर, 4% अपने को एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे सर, सर इसको अपन कहेंगे टोटल, इसको क्या कहेंगे अपन, टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसको अपन क्या कहेंगे सर, कहेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि सर टोटल इनकम का मतलब क्या है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि सर टोटल इनकम का मतलब क्या है। सर टोटल इनकम का मतलब तो अपन ने कि सर पांचों ऐड की इनकम को जब ऐड करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको अपन कहेंगे कि सर वो है अपनी टोटल इनकम। वैसे देखो अभी मैंने आपके लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि फाइनेंस एक्ट अभी कौन सा आया था, मतलब जो इनकम आप अर्न करोगे 2020 में उसका टैक्स कब देना पड़ेगा आपको, 21-22 में। लेकिन अपने सिलेबस में अपन एक साल जो पुराना है फाइनेंस एक्ट 2019 अपन पढ़ेंगे। मतलब जो इनकम आपने अर्न की है उसको टैक्स कब देना है आपको। देखो फाइनेंस एक्ट 20 भी आ गया है लेकिन अपन पढ़ेंगे कौन सा सर, फाइनेंस एक्ट अपन पढ़ेंगे 2019 अभी, ठीक है। क्योंकि 20 वाला कब एप्लीकेबल है, जो इनकम अभी अपन अर्न करेंगे किस ईयर में सर, 2021 में जो अर्न करेंगे उसका अगले साल। जबकि अभी अपन को कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, अपन को पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2019, ठीक है। तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि स्लैब केस पर्सन को कितना टैक्स पे करना है, ठीक है, और उस पर कितना उसको बेसिक एग्जम्पशन है, ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने पर्सन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। सर सब पर्सन में सबसे पहले क्या आता है सर, पर्सन में आता है इंडिविजुअल, ठीक है। पर्सन में क्या आता है इंडिविजुअल। देखो आपको एक पता हो तो पर्सन दो टाइप के होते हैं, बाद में अपन पढ़ेंगे सर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ सर हो क्या होता है सर, कुछ डेज दे रखे हैं, अगर कोई पर्सन है वो इंडिया में 182 डेज रह जाता है तो हम उसको रेजिडेंट कह देते हैं, और अगर नहीं रहता आउटसाइड इंडिया है तो हम उसको नॉन रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। इतना अभी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल कौन सा सर, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल, और अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर कोई AOP है, अगर कोई BOI है, और अगर कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, अगर ये 5 पर्सन होते हैं, ठीक है, अगर ये 5 पर्सन है, ठीक है, अगर इनकी टोटल इनकम, अगर इनकी टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, कितनी सर, अगर इनकी टोटल इनकम
2,50,000 है तो इनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सर टोटल इनकम अभी अपन ने पढ़ा था कंप्यूटेशन में, सर इनके पांचों हेड की जो इनकम है उनको ऐड कर लिया और उसमें अपन को पता लगा कि पांचों इनकम के ऐड करके इसका टोटल बन रहा है 2,40,000। तो क्या इसको टैक्स देना है? नहीं सर, इसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इनकी किन सर इंडिविजुअल कौन सा? रेजिडेंट। देखो मैं अंडरलाइन वापस कर रहा हूँ, रेजिडेंट। ठीक है, बाद में बताऊंगा क्या है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल। सर इनके आगे तो आपने रेजिडेंट नहीं लेगा, ये चाहे रेजिडेंट हो या नहीं हो, इनको कितनी है? स्लैब रेट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी यहाँ से ही कि अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा है सर? ये रेजिडेंट के लिए है। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो कौन सा इंडिविजुअल है सर? रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट और रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 या मोर है। ठीक है, उसकी एज कितनी है? 60 या मोर है। तो उसको ये कितना बेसिक एग्जम्पशन दे रखा है सर? उसको बेसिक एग्जम्पशन दे रखा है अगर उसकी टोटल इनकम कितनी है? अप टू 3 लाख। ठीक है, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इंडिविजुअल है, कौन सा? रेजिडेंट। कोई इंडिविजुअल है, कौन सा? रेजिडेंट, और उसकी एज कितनी है सर? उसकी एज अगर 80 या मोर देन 80 है तो उसका बेसिक एग्जम्पशन कितना है सर? उसका बेसिक एग्जम्पशन कितना है? अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो भी उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर कहा था कि यहाँ मैंने रेजिडेंट भी ही लिखा है, ठीक है, यहाँ मैंने नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार आप लिख दो कि सर इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल के केस में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, उसको कितने बेसिक लिमिटेड? 2.5 लाख की। लेकिन अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज सपोज 62 ईयर है तो क्या उसको बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख रुपीज़ का मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो मैंने 60 में क्या लिखा है? सिर्फ रेजिडेंट। मतलब अगर 60 से अबव को अपने यहाँ क्या कहते हैं अभी सर? उनको कहते हैं सीनियर सिटीजन, और 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन, उनको क्या कहते हैं? सुपर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, चाहे वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो क्या है सर? नॉन रेजिडेंट है, तो वो उसको जो सीनियर सिटीजन है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसका बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसको ये 3 लाख और 5 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ बेसिक 2,50,000 का ही एग्जम्पशन मिलेगा। सर आपने एचयूएफ के केस में तो एज, क्योंकि सर इंडिविजुअल के केस में ही अपन एज की बात करेंगे, ठीक है, एचयूएफ चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, उनकी बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 2,50,000 की। ठीक है, उसके ज़्यादा अगर है तो क्या होगा? ठीक है, चलो अब वापस अपन डिस्कस करते हैं। अगर अपना कौन है सर? अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर सर एचयूएफ, सर उसके बाद एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन, ठीक है, अगर ये 5 है, ठीक है, अगर इनकी टोटल इनकम, मैं देखो यहाँ इंडिविजुअल में एज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 60 से है तो ऑटोमेटिक वो दूसरे स्लैब में चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अपन 3 लाख का उनको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर उनकी टोटल इनकम
अप टू 2,50,000 कितनी है इनकम, तो उनका टैक्स कितना लगेगा सर? सर उनका टैक्स नहीं, अगर उनकी टोटल इनकम 5 लाख के स्लैब में आ रही है तो उस पर टैक्स कितना है सर? उनको 5% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सर टोटल इनकम लिखा है मैंने, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं लिखा है, मतलब सर डिडक्शन लेस होने के बाद, ठीक है। अगर उनकी टोटल इनकम कितनी है 5 लाख टू 10 लाख, तो उनको टैक्स किस स्लैब से देना, और अगर उनकी टोटल इनकम अब 10 लाख है तो सर उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा? देखो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर मेरी इनकम है, सपोज मेरी इनकम है 4 लाख, तो मेरे को 250 तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 250 से 4 लाख मतलब कितना हो गया 1,50,000, मेरे को 1,50,000 पे कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? मेरे को 5% टैक्स देना पड़ेगा। सर ये किसके लिए? सर ये है अपने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF इसमें मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। HUF, AOP, BOI, ठीक है, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सिर्फ मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ आप यहाँ पे, वैसे मेरे को ऊपर नहीं करता है, मैं ऊपर में अगर रेजिडेंट ही लिखता तो भी सही था, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज कितनी है सर 60 या अबव, जिसको क्या कहते हैं अपन सुपर या सीनियर सिटीजन, जिसको क्या कहते हैं अपन सीनियर सिटीजन, ठीक है। उस केस में क्या है सर, उनका टोटल इनकम लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ अपन लिख देते हैं टैक्स। उनकी टोटल इनकम कितनी है? अगर उनकी टोटल इनकम है अप टू 3 लाख तो टैक्स नहीं देना उनको। अगर उनकी टोटल इनकम है 3 लाख टू 5 लाख तो उनको कितना टैक्स देना है? 5%। इनको 50,000 का एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन और दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख तो उनको कितना टैक्स देना है? 20%। और अगर अब 10 लाख है तो 30%। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी एज है 65, उसकी टोटल इनकम है 2,70,000, क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा? जी सर देना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 लाख का एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन अपन सिर्फ रेजिडेंट वालों को ही मानते हैं। नॉन रेजिडेंट वालों के लिए एक ही स्लैब है, कौन सी? 2,50,000 की, ठीक है। उसके बाद आगे चलता है, ठीक है। अब क्या रहा सर? थर्ड क्या सर? सर थर्ड है आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल। थर्ड कौन सा सर? रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसकी एज कितनी है सर? जिसकी एज है 80 या मोर देन 80, ठीक है। उसको क्या कहते हैं सर? उसको अपन कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो उसको सर टैक्स किस पे देना है? टोटल इनकम कितनी सर? इसको एग्जम्पशन ज़्यादा दे रखा है, कितना? अगर इनकी टोटल इनकम है अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, तो क्या इनका टैक्स रेट कितनी है सर? इस पर कोई टैक्स उनको नहीं देना। लेकिन अगर इनकी टोटल इनकम किसके बीच में आ रही है? 5 लाख टू 10 लाख के बीच में, तो सर कितना? 5%? नहीं, फिर डायरेक्ट अपन कितना टैक्स लगेगा उस पर? 20%। और अगर उनकी इनकम अबव 10 लाख है तो उस पर टैक्स कितना? आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा इनकम टैक्स। सर किस किस का पढ़ा? पर्सन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, इंडिविजुअल का हो गया सर, HUF का हो गया सर, AOP का हो गया, BOI का हो गया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का हो गया। तो अब सर बाकी किसका है? सर बाकी है अपना फर्म। अगर फर्म है तो फर्म के केस में क्या स्लैब रेट है क्या सर? पार्टनरशिप फर्म या LLP, तो फर्म के केस में कुछ स्लैब रेट है क्या? नहीं, इनको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट रेट। कितना सर? इनको 30%। मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो 1 लाख रुपए कमाती है तो उसको डायरेक्ट 30,000 टैक्स बनेगा, ठीक है, फ्लैट टैक्स रेट है। उसके बाद क्या एक और पर्सन कौन रह गया सर? एक अपने रह गया कंपनी। सर कंपनी को अपन ने 2 में डिवाइड करते हैं सर, किस किस में सर? एक तो होती है
डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी, और एक होती है सर फॉरेन कंपनी। ठीक है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर टैक्स रेट कितनी है सर 30%, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उस पर टैक्स रेट कितनी है 40। सर कोई बेसिक एग्जाम्पशन नहीं सर, इस पर भी अपन को क्या करना है सर, फ्लैट रेट से टैक्स। मतलब अगर मैं 1 रुपये भी कमाता हूँ, मेरे को 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो भी मेरे को 40% फॉरेन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा और डोमेस्टिक कंपनी को 30%। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा है सर, इनकम टैक्स। चलो एक बार अपन डिस्कस करते हैं वापस, वो कंप्यूटेशन कहाँ गया, ये रहा सर कंप्यूटेशन, ये रहा। ठीक है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, क्रॉस और डिडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, इनकम टैक्स। अपन ने यहाँ तक की कैलकुलेशन कर दी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को पढ़ना है सर रिबेट। रिबेट किसको मिलती है सर, सरचार्ज। क्या हर केस में रिबेट है क्या, अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 87A में अपन डिस्कस। सर सरचार्ज भी अपन डिस्कस करेंगे कि सर हर केस में सरचार्ज नहीं है, लेकिन एजुकेशन से बिल्कुल, एजुकेशन से हर केस में आपको 4% लगाना है। चलो आज अपन यहीं तक डिस्कस करते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि सर रिबेट किस किन को एप्लीकेबल है, सरचार्ज किस किस को एप्लीकेबल है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी अपन